हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सेमेस्टर 1 की जो एजुकेशन की बुक है वो स्टार्ट करी है, जिसमें हमने अभी पार्ट 1 कवर किया है, यूनिट नंबर 1 का। और ये जो आपकी एजुकेशन है, इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा, यानी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया। इस बुक को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए एंड चेकआउट कर लीजिए हमारे चैनल पर, जहां आप मेरी इस पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ, जिसमें हम ऑलरेडी भारत में जो उपनिवेशवाद है उसके बारे में चर्चा कर चुके थे पार्ट 1 में। और हम कुछ चीज़ें भारत की शिक्षा के बारे में भी चर्चा कर चुके थे, और उस टाइम पे महिलाओं की क्या स्थिति थी शिक्षा से रिलेटेड, इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे पार्ट 1 में ही। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए एंड देन इस वीडियो को देखिए। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो वेल डन। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी अब हम आधुनिक शिक्षा की तरफ चलेंगे, आधुनिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करे हम इस पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं, यानी यूनिट नंबर 1 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट छोड़ा था। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था हमारा आधुनिक स्कूली प्रणाली और विश्वविद्यालयों का उद्भव, यानी किस तरह से आधुनिक स्कूली प्रणाली की शुरुआत हुई और जो विश्वविद्यालय हैं उनका उद्भव हुआ, इस बारे में हम चर्चा करने वाले थे। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ब्रिटिश सरकार का प्रसार किस तरह से। चलिए देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास की शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से मानी जा सकती है, यानी भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसकी जो शुरुआत थी वो 1813 के जो चार्टर एक्ट था उससे मानी जा सकती है। इस एक्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप को अधिकृत किया और सरकार ने पारंपरिक शिक्षा यद्यपि को नकार कर अपनी नई शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। यानी इस चार्टर एक्ट के तहत ही ब्रिटिशों ने हमारी शिक्षा को नकार दिया और अपनी शिक्षा को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी अब ब्रिटिश लोग जो थे वो अपनी शिक्षा देने लगे थे। इस नई प्रणाली का उद्देश्य भारतीय समाज को आधुनिक बनाना और ब्रिटिश प्रशासन के लिए सक्षम कर्मियों का निर्माण करना था। यानी इसका सिंपली जो उद्देश्य था वो यही था कि भारतीयों को आधुनिक बनाया जाए ताकि वो हमारे यूज में आ सके और उन्हें कार्यों पर रखा जा सके, यानी उन्हें कर्मचारी बनाया जा सके। यही इसका उद्देश्य था शिक्षा देने का, और कोई इनका मोटिव नहीं था, ताकि ये हमारा यूज अच्छे से कर पाए। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस को शिक्षा देना शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों का संघर्ष। किस तरह से प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों का संघर्ष हुआ इसको देखेंगे। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आरंभिक चरणों में 2 प्रमुख दृष्टिकोण थे, प्राच्यवादी और आंग्लवादी। 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक है प्राच्यवादी और दूसरे हैं आंग्लवादी। अब हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे प्राच्यवादी कि प्राच्यवादी कौन थे। प्राच्यवादियों का मानना था कि भारतीयों को उनकी परंपराओं, भाषाओं और विषयों में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी प्राच्यवादियों का मानना था, यानी देखो प्राच्य का से रिलेट करके देखोगे तो प्राचीन से थोड़ा थोड़ा लगेगा ना कि प्राचीन से ही बना है प्राच्य। इसका मतलब है ये पुरानी चीज़ों को ही मानते थे, यानी परंपराओं को मानना, और जो हमारी रियल भाषा है उसी में हमें शिक्षा देने की बात की जाती थी इनके द्वारा। वह संस्कृति फारसी और अरबी जैसी भाषाओं में शिक्षा को प्राथमिकता देते थे और भारतीय संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करना चाहते थे। यानी इनका मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा है वो संस्कृत में दी जाए, फारसी में दी जाए, अरबी में दी जाए, अंग्रेजी में नहीं दी जाए। और ये जो थे ये भारतीय संस्कृति को बचाते थे और उसका संरक्षण करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे आंग्लवादी। आंग्लवादी कौन थे, चलिए देखते हैं। आंग्लवादी यह मानते थे कि भारतीय समाज को प्रगति और आधुनिकता के पथ पर अग्रसर करने के लिए अंग्रेजी माध्यमों में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी देखो अगर आंग्ल को कनेक्ट करोगे तो अंग्रेजी से थोड़ा सा कनेक्ट होगा, जिससे आप याद कर सकते हो। तो आंग्लवादी जो थे वो अंग्रेजी को बढ़ावा देते थे। इनका मानना था कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए ताकि जो पश्चिमी ज्ञान है हम उसे समझ सकें, क्योंकि हमारे ज्ञान में हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे ज्ञान में नई
तकनीकों और विज्ञान की बहुत सीमित मात्रा थी, बट अंग्रेज़ी में वो भरपूर मात्रा में देखने को मिलता था। तो इसीलिए इनका मानना था कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। उनका उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा में निपुण बनाना था, ताकि वह ब्रिटिश शासकों में कार्य कर सके और प्रशासनिक कार्यों में सहायता कर सके। और इन लोगों का मानना था कि हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए, हमें अंग्रेज़ी में निपुण होना चाहिए, ताकि हम ब्रिटिश शासकों के साथ प्रशासन के कार्यों में भाग ले सकें। अगर अंग्रेज़ी ही नहीं आएगी तो हम प्रशासन के कार्य भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे दे रखा है, ब्रिटिश सरकार ने अतः आंग्लवादियों के दृष्टिकोण को अधिक मत दिया और अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया, क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा बढ़े और आंग्लवादी भी चाहते थे। तो उन्होंने आंग्लवादियों का जो दृष्टिकोण था उसको ज़्यादा महत्व दिया और अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध मिनट के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया और भारतीय भाषा की उपेक्षा की गई। इससे भारतीय समाज में नई विचारधारा और आधुनिकता का प्रसार हुआ। और जो लॉर्ड मैकाले थे, यानी 1835 में ये चीज़ की गई लॉर्ड मैकाले के द्वारा, और उन्होंने जो हिंदी भाषा थी या भारतीय भाषा थी उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी और अंग्रेजी को ही बढ़ावा दिया जाने लगा। उसके बाद में ब्रिटिश शासन के इन प्रयासों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और आधुनिक स्कूल और विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया। और यही सारे प्रयास थे जिसकी वजह से आज हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी यूज़ करते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों से हमारे जो स्कूल थे वो आधुनिक हुए और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। देखिए, हर चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को नेगेटिव इफेक्ट में लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे हमें अंग्रेजी भाषा के दिखने को मिल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली। अब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी, अब हम उसको देखेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 3 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई थी: मैकाले का विवरण पत्र, वुड का आदेश पत्र और मिशनरियों का प्रयास। आइए इन विषयों को विस्तार से समझें। यानी देखिए, जो अंग्रेजी भाषा थी इसमें प्रमुख 3 विषयों को रखा गया था, जो कि इस प्रकार है। अब हम इन्हें एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। यानी पहले हम देखेंगे मैकाले का विवरण पत्र। इसमें क्या दिखाया गया था, चलिए देखते हैं। मैकाले के विवरण पत्र ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को भारतीय शिक्षा प्रणाली में लागू करने का एक प्रमुख दस्तावेज था। इसके प्रमुख बिंदु, यानी मैकाले का जो विवरण पत्र था, इसी की वजह से भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए थे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई थी, चलिए देखते हैं। पहला हम देखेंगे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किस तरह से, चलिए देख लेते। मैकाले ने तर्क दिया कि भारतीय भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में अनुपयुक्त है। यानी इनका तर्क था कि शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारतीय भाषा जो है वो बिल्कुल बेकार है, उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप इसमें लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, अंग्रेजी को एक समृद्ध भाषा माना गया और इसे अरबी या संस्कृति से अधिक उपयोगी बताया गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भारतीय समाज में भी अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। राजा राम मोहन राय ने मैकाले के विचारों का समर्थन किया था। यानी देखिए, भारतीय समाज में बहुत सारे लोग थे जो विरोध भी कर रहे थे और जो चाह भी रहे थे कि हाँ अंग्रेज़ी आए, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने से हम बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते थे, हम अपना रूल खुद कर सकते थे। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने मैकाले के जो विचार थे उन्हें समर्थन किया कि हाँ अंग्रेज़ी आनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा का उद्देश्य। अब शिक्षा का क्या उद्देश्य था मैकाले के अनुसार, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, मैकाले का उद्देश्य था कि भारतीयों को ब्रिटिश संस्कृति और विचारधाराओं के अनुरूप शिक्षा दी जाए। और दूसरा इसमें लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य भारतीय समाज को ब्रिटिश प्रशासन के अधीन लाना और भारतीयों को ब्रिटेन शासन के प्रति वफादार बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था वो था वुड का आदेश पत्र। जो वुड का आदेश पत्र था उसको देखते हैं, उसमें क्या कहा गया था भारतीय शिक्षा को लेकर। देखिए, वुड का आदेश पत्र जो था वो 1854 में जारी किया गया था और इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माना जाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। यानी देखिए, इसमें जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए थे। अब वो कौन कौन से हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप उन्हें देख लेते हैं कि वो कौन कौन से थे। पहला है हमारा सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास। आदेश पत्र ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार करने का सुझाव दिया। यानी ये जो आदेश पत्र था इसमें प्राथमिक से लेकर जो उच्च शिक्षा होती है सभी स्तरों पर शिक्षा लाने की बात की गई थी, जो कि अच्छी बात थी। नेक्स्ट था इसमें वयस्क शिक्षा और महिला शिक्षा पर भी जोर
जोर दिया गया था, यानी अब वयस्क लोग जो होते हैं यानी बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो भी और जो महिलाएं होती हैं वो भी शिक्षा ले सकती थी, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। आदेश पत्र में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, यानी हर एक प्रांत में विश्वविद्यालय होना चाहिए, जैसे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इन विश्वविद्यालयों में कार्य उच्च शिक्षा के मानकों को बढ़ावा और शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करना था। ये जो थे ये विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के जो मानक होते थे उनको बढ़ाना, यानी अच्छी एजुकेशन देने का सुझाव भी दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। आगे है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में आप लिख सकते हैं भाषा का उपयोग। भाषा के उपयोग में हम देखेंगे आदेश पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की सिफारिश की गई, क्योंकि देखिए प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो हमारी 1 to 5 होती है, यानी एक फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है। अगर हम छोटे बच्चों के साथ ही डायरेक्ट इंग्लिश में बात करने लग जाएं तो उनके लिए वो समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है या उन्हें नहीं समझ में आते वो वर्ड्स। तो इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के लिए वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है या जो हमारे देश की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का या उस भाषा का प्रयोग करने का सुझाव दिया। और फिर आगे उच्च लेवल पर जब बच्चा थोड़ा सीख जाता है, उसे कुछ वर्ड्स पता चल जाते हैं, फिर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी। ओके, चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा मिशनरियों का प्रसार, यानी जो मिशनरी आए थे भारत में उनके प्रसार से क्या हुआ था। मिशनरियों ने भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार मिशनरियों ने भारतीय समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रसारों के उनके प्रसारों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे, यानी मिशनरियों ने जो आकर प्रसार किया था उनके जो प्रमुख बिंदु थे वो नीचे दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं 1 by 1 वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु थे। पहला आप लिख सकते हैं शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। किस तरह से, चलिए देखते हैं। मिशनरियों ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की, जिससे अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय पढ़े जाते थे। यानी जब मिशनरी आए उन्होंने विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ गणित और विज्ञान भी पढ़ाया जाने लगा, यानी मैथ और साइंस भी पढ़ाया जाने लगा था। नेक्स्ट है हमारा, इन्होंने लड़कियों और पिछड़े वर्गों के लिए भी शिक्षा का प्रबंधन किया। यानी पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो गर्ल्स होती थी, जो लेडीज़ थी, उन्हें एजुकेशन का हक नहीं था, अधिकार नहीं था, और पिछले वर्गों को भी नहीं था। पर इन्होंने ये चीज़ ख़त्म करके इन दोनों को ही शिक्षा लेने का अधिकार दिया और शिक्षा देने का प्रयास किया था। अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं मिशनरियों ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार के लिए काम किया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाई। यानी शिक्षा के माध्यम से ही जो मिशनरी आए थे उन्होंने बाल विवाह और जो सती प्रथा थी, जातिवाद था, इन सभी के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं, जो हम देख भी रहे हैं। ईसाई मिशनरी बेशक हमारे देश में आए, उन्होंने ईसाई धर्म फैलाया और उन्होंने हमारी सभ्यता को थोड़ा ख़त्म किया, बट इसका मतलब ये नहीं है जो ईसाई मिशनरी आए उन्होंने सारी चीज़ें गलत करी। नहीं, उन्होंने जो गलत चीज़ें थी उनको सुधारने का प्रयास भी किया, जैसे कि बाल विवाह जो गलत था, बट उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सती प्रथा, क्योंकि कोई भी हो, हर किसी को जीने का अधिकार होता है, चाहे उसका हस्बैंड हो या ना हो, तो सती प्रथा को ख़त्म किया, जातिवाद को ख़त्म किया। तो हम कह सकते हैं ईसाई मिशनरियों ने बहुत सारे अच्छे भी कार्य किए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे उन्होंने समाज में शिक्षा के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया और लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से परिचित करवाया, यानी लोगों को आधुनिकता की ओर ले गए। अब हम देखेंगे धार्मिक शिक्षा किस तरह से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धार्मिक शिक्षा को। मिशनरियों का उद्देश्य केवल शैक्षिक विकास नहीं था, बल्कि उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान की। यानी उन्होंने धार्मिक शिक्षा तो दी ही, पर उन्होंने साथ में नैतिक शिक्षा भी दी थी। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और इसे एक नई दिशा में मोड़ दिया। यानी जो ईसाई मिशनरी आए थे और बहुत सारी ये जो चीज़ें हुई, सभी ने जो आधुनिक शिक्षा है उसे एक नई दिशा दी थी। ठीक है
चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे टैगोर और गांधी जी का कुल शिक्षा का वैकल्पिक दृष्टिकोण, यानी अब हम देखेंगे टैगोर जी का और गांधी जी का जो कुल शिक्षा के विकल्प का दृष्टिकोण था, यानी इनका शिक्षा को लेकर क्या दृष्टिकोण था, अब हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे टैगोर का दृष्टिकोण। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को वो जीवन के व्यापक संदर्भ में देखा। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचयन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। टैगोर का दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं टैगोर जी का जो दृष्टिकोण था। पहला आप लिख सकते हैं शिक्षा का प्राकृतिक परिवेश। टैगोर ने शिक्षा के लिए एक प्राकृतिक और खुले वातावरण की वकालत की। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है उनका मानना था कि प्रकृति के साथ घुलने मिलने से छात्रों में सृजनशीलता और जिज्ञासा बढ़ेगी, यानी इनका मानना था कि हमें ज्ञान को एक बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, ज्ञान को प्रकृति के साथ करना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी और प्रकृति से जुड़कर हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें सृजनशीलता और जिज्ञासा बनेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे समग्री विकास। टैगोर ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा को समग्री विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे उन्होंने संगीत, नृत्य, कला और साहित्य को शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और छात्रों को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं स्वतंत्रता और संरचनात्मकता। टैगोर ने स्वतंत्रता और सृजनात्मकता को शिक्षा का मूल आधार माना। उन्होंने छात्रों को स्वतंत्र सोच और अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें लिख सकते हैं उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में स्वतंत्रता की भावना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना होना चाहिए, यानी शिक्षा का माध्यम सिर्फ किसी चीज को ज्ञान हासिल करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की भावना और संरचनात्मकता की भावना होनी चाहिए, यानी संरचनात्मकता को बढ़ाना होना चाहिए। अब हम देखेंगे गांधी जी का दृष्टिकोण कि गांधी जी का दृष्टिकोण कैसा था। महात्मा गांधी ने शिक्षा को स्वराज्य और आत्मनिर्भरता के साधन के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा के नैतिक और व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ने पर जोर दिया। गांधी का दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। चलिए अब गांधी जी के दृष्टिकोण को देखते हैं। ओके, पहले आप लिख सकते हैं इसमें बुनियादी शिक्षा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गांधी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत जिसे नई तालीम के नाम से जाना जाता था, यानी जो बुनियादी शिक्षा थी उसको नई तालीम के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके दैनिक जीवन के कार्यों के माध्यम से शिक्षा देना था, यानी जो भी हमारे दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के कार्य होते हैं, उनसे शिक्षा देना इनका माध्यम था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने हस्तकला, कृषि और अन्य व्यवहारिक गतिविधियों को शिक्षा का हिस्सा बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षा को व्यवहारिक और जीवन उपयोगी होना चाहिए, यानी इनका मानना था कि जो शिक्षा है वो व्यवहारिक और जीवन उपयोगी होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 में मातृभाषा में शिक्षा, यानी इनका मानना था कि हमें मातृभाषा में शिक्षा लेनी चाहिए। इसके अंतर्गत आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, गांधी जी ने मातृभाषा में शिक्षा को महत्व दिया। उनका मानना था कि बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई करने से वह विषयों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, यानी इनका मानना था कि हमें अपनी मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखना चाहिए ताकि हम अच्छे से उन्हें चीज़ों को सीख पाएं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया और भारतीय भाषा को प्राथमिकता दी, यानी गांधी जी भी जो अंग्रेजी भाषा थी उसका विरोध करते थे और जो भारतीय भाषा थी उसको प्राथमिकता देते थे, उसको बढ़ावा देते थे। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, गांधी जी ने शिक्षा के नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के मूल्यों को शिक्षा में शामिल करने का बल दिया, यानी इनका मानना था कि हमें शिक्षा के अंतर्गत सत्य, अहिंसा और सेवा को भी शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो सीख पाएं कि सत्य क्या है, हमें हमेशा सत्य क्यों बोलना चाहिए, अहिंसा से दूर रहना चाहिए, सबकी सेवा क्यों करनी चाहिए, ताकि ये बेसिक चीज़ें वो सीख पाएं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है हमारा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं गांधी जी ने शिक्षा को आत्मनिर्भरता का
माध्यम माना। उनका मानना था कि शिक्षा को छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो शिक्षित है तो वो दूसरों पर आत्मनिर्भर नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ कर लेता है अपने जीवन यापन के लिए। तो इसी वजह से इन्होंने शिक्षा को आत्मनिर्भर करने के लिए बात की थी। आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिख सकते हैं, उन्होंने हस्तशिल्प और अन्य व्यावसायिक कौशल को शिक्षा का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जो हस्तशिल्प है और जो व्यावसायिक कौशल होता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया कि हाँ, हमें शिक्षा के साथ साथ स्टूडेंट को हस्तशिल्प यानी कोई भी हाथ की कला और जो व्यावसायिक है उसका कौशल देना चाहिए ताकि वो आगे चल के व्यवसाय कर सकें और कुछ अपना कारोबार कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे, इस प्रकार टैगोर और गांधी जी दोनों ने शिक्षा को व्यापार और जीवन उपयोगी बनाने पर जोर दिया, लेकिन उनके दृष्टिकोण और विधियां भिन्न थी। टैगोर ने जहां शिक्षा में सृजनात्मकता और स्वतंत्रता पर जोर दिया, वहीं गांधी ने इस आत्मनिर्भरता और नैतिकता के साथ जोड़ा था। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई होप। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ आपका पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सारी ही जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप देख पाएँ और हमारे सर की भी वीडियोस देख पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पूरी PDF लें यानी नोट्स लें, तो आपको सिंपली हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड करना है। ये आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसकी हेल्प से आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। यहाँ आप अपनी सोल की बुक्स भी देख सकते हैं, हमारे नोट्स भी देख सकते हैं, हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं और प्लस आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी देख सकते हैं। और जो भी आपकी सोल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो आप इस ऐप के अंतर्गत देख सकते हैं। और ये बहुत ईजी टू यूज़ है, तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखना और हमें फीडबैक भी देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग everyone।